आप बताएंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज का क्या करें। थियरी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, थियरी एग्ज़ाम देने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एमसीक्यूज से डर लगता है। ज़्यादातर 87% स्टूडेंट्स का कहना यह है कि थियरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी है, एमसीक्यूज एग्ज़ाम बहुत बुरी है, उसमें हमें कन्फ्यूजन होती है, 2 सही आंसर्स लगते हैं, 2 गलत आंसर लगते हैं, या तो सभी सही आंसर्स लगते हैं, सभी गलत आंसर लगते हैं। लेकिन सिंपल थिंग इज़ दैट कि गाइस, आप थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा रखिए कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है और आपको काफ़ी पैसे मिलने वाले हैं, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन हो गया। लेकिन दिस इज़ नॉट अल्टीमेटली सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स तो ये कहता है कि सर फर्स्ट 20 एमसीक्यूज़ में मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से ऑप्शंस देखता हूँ, अच्छा फाइनली सही आंसर ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ में कंसंट्रेशन डाउन होता है, आधा क्वेश्चंस खत्म हुआ और नीचे नज़र चली जाती है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। और उसके बाद के 20 एमसीक्यूज़ में तो सर डायरेक्टली ऑप्शंस पे ही नज़र जाती है, और उसके बाद के 20 एमसीक्यूज़ में टाइम इतना कम होता है कि जय माता जी करना पड़ता है। सो थिंग इज़ दैट कि किस तरीके से हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करें ताकि हमें मज़ा आए और हम नेट प्रैक्टिस 180 एमसीक्यूज़ की कर पाए, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर पाए, या तो फिर जब हम थियरी और एमसीक्यूज़ पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जो मैंने वीक 1 2 3 4 का आपको टाइम टेबल दिया, उसी टॉपिक्स के साथ आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करें। हाउ? सो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे लाइव सेशन जो सेमिनार्स के होते हैं उसमें जाए, और जो भी मैं उनके क्वेश्चंस पूछूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई कीजिए, उनके आंसर के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस एक मूवी के रिलेटेड हो सकता है, एक बर्थडे रिलेटेड हो सकता है, और उस क्वेश्चंस के आंसर देते देते हुए आपको कब एमसीक्यूज टेक्निक समझ में आ जाएगी, पता चल जाएगी, वो पता नहीं चलेगा। सो थिंग इज दैट कि प्लीज़ फोकस ऑन ओनली एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो मैं उनको पूछूंगा, नॉट ऑन द આન્સર્સ. ઓકે, તમે જે ગુજ્જુભાઈ મૂવી જોયું એ કોની સાથે જોવા ગયા હતા થિયેટર? ફ્રેન્ડ્સ. કેટલા વ્યક્તિઓ છો તમે? 4. 4 વ્યક્તિઓ. એમનું નામ આપી શકો? ઓકે. જય, મયન, પછી સાહિલ એન્ડ મી. વેરી ગુડ. સો એ 4 વ્યક્તિઓ સાથે તમે જ્યારે મૂવી જોવા ગયા તો એની ટિકિટ પહેલેથી જ બુકિંગ કરાવી હતી ઓનલાઈન કે પછી ત્યાં જઈને? ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓનલાઈન તમે બુક કરાવી હતી. વેરી ગુડ. તો એ બુકિંગ કોણે કરાવ્યું? તમારા ફ્રેન્ડ અથવા ફ્રેન્ડ? તો એ પૈસા તમે કેવી રીતે મેળવ્યા? પહેલાં એણે બુકિંગ કરાવી દીધું, પછી અમે એને આપી દીધા. ઓકે. એપ્રોક્સ એની પ્રાઇસ શું હતી? 60 રૂપીસ પર પર્સન. ઓકે. તમે ત્યાં એક સાથે ગયા હતા કે અલગ અલગ બધા પહોંચ્યા હતા? એક સાથે. એક સાથે. ઓકે. વ્હીકલમાં કે? વ્હીકલ. ઓકે. કયું વ્હીકલ? એક્ટિવા. એક્ટિવામાં તમારી સાથે કોણ હતું? મારી સાથે જય. જય. ઓકે. ફોર એક્ઝામ્પલ ત્યાં એક્ટિવા પાર્ક કર્યું હશે, તમે અંદર સિનેમા હોલમાં ગયા, તો હોલમાં એપ્રોક્સ તમે ક્યાં બેઠા હતા? પાછળ, આગળ, વચ્ચે, સાઈડમાં, ક્યાં? પેવેલિયન. પેવેલિયનની અંદર. ઓકે. એક્ઝેક્ટલી મીન્સ પાછળ. સો પાછળ જ્યારે તમે બેઠા હતા ત્યારે તમારી જમણી બાજુ કોણ હતું? જય. જય. અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ? મયન. ઓકે. જયે શું પહેર્યું હતું? શર્ટ, ટી શર્ટ ઓર વોટ? શર્ટ એન્ડ પેન્ટ. શર્ટ એન્ડ પેન્ટ. શર્ટ કયા કલરનો હતો? આઈ થિંક યેલો. યલો. ઓકે. અને શૂઝ પહેર્યા હતા? સેન્ડલ? યસ, સેન્ડલ. સેન્ડલ. અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કોણ હતું? મયન. ઓકે. એમને જીન્સ પહેર્યું હતું? ટી શર્ટ, શર્ટ? જીન્સ એન્ડ શર્ટ. શર્ટ. શર્ટનો કલર શું? ગ્રે. ગ્રે. તમે શું પહેર્યું હતું? ટી શર્ટ એન્ડ પેન્ટ. ટી શર્ટનો કલર શું હતો? બ્લુ. ઓકે. આગળની સાઈડ કોણ બેઠું હતું? આગળની રોની અંદર ખાલી હતી. ખાલી હતી. પાછળ હતા. કોણ હતું? એજ ગ્રુપ એપ્રોક્સ? એપ્રોક્સ 80 to 25. 82 to 25. ઓકે. ગર્લ્સ, બોયઝ? કોમન. કોમન એટલે 50-50. ઓકે. સો આ મેં તમને જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા એ બધા જ ક્વેશ્ચન્સનું રિવિઝન તમે કેટલી વાર કર્યું? એક બી વાર નહીં, ડાયરેક્ટ જવાબ. તો હું જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછો ત્યારે બધું દેખાતું હતું? યસ ઓર નો? યસ. તમે જો આ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપ્યા હશે તો તમને પણ આ બધું દેખાણું છે. ધ થિંગ ઇઝ દેટ મારે એ પ્રૂફ કરવું હતું આપ સૌને કે જ્યારે એક માણસ કંઈ પણ જોવે છે અને કંઈ પણ સાંભળે છે એ બધું જ બ્રેનની અંદર સ્ટોર થાય છે, અને જ્યારે એક સમય બાર આરામથી પૂછવામાં આવે सीक्वेंस वाइज तो ये बार आवी जतो है। तो आपने देखा दोस्तों कि मैंने उनको क्वेश्चंस पूछा रिलेटेड मूवी और किस तरीके से आंसर्स आए। आप गौर फरमाइए, मैंने उनको रिलेटेड मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में,
इंटरवल के बारे में या फिर उसकी स्टोरी के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा। उन सभी चीज़ों का हम बहुत बार रिवीजन करते हैं, लेकिन ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में रिवीजन नहीं करते हैं। मूवी की स्टोरी हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं और उसका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जो मैंने इनके साथ बात की वो अनयूजुअल थिंग थी और उनको सारी चीज़ें पता थी। वैसे ही हमारे जितने भी सेमिनार्स हुए उन सभी सेमिनार्स में मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे और इससे प्रूफ क्या होता है? प्रूफ ये होता है कि इंसान जो भी देखता है और जो भी सुनता है, जो भी देखता है, जो भी सुनता है, वो सारी चीज़ें ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। बस उसको स्टेप बाय स्टेप अगर लिया जाए, अगर स्टेप बाय स्टेप फोल्डर्स ओपन किए जाए तो वो सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने तैर के आ जाती है विद द इमेज, विद द वीडियो। और उसी तरीके से आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम हो या फिर एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम हो तो उसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप फॉर एग्जांपल एक्स मूवी देखने गए थे, तब आप थिएटर हॉल में अपने फ्रेंड के साथ बैठे थे, तो आपकी राइट हैंड साइड पे कौन इसमें से नहीं बैठा हुआ था? यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। डायरेक्टली हम सोचना स्टार्ट कर देते थे मगन था, छगन था, छगन था, मगन था, मगन था, छगन था। द थिंग इज दैट कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टेक्निक नंबर 1, एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक नंबर 1 ये है कि आपके सामने स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। टेक्निक नंबर 1 ये है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ऑप्शंस के ऊपर नज़र मत डालिए, हाथ रख दीजिए, पैर रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन ऑप्शंस नहीं देखना है क्योंकि ऑप्शंस आपको फाइल ओपन नहीं करने देंगे। सिंपल थिंग इज दैट कि टेक्निक नंबर 1 ये है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस को मत देखिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ आप ये अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि ये किस मूवी यानी कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन किस चैप्टर की बात हो रही है, देन किस टॉपिक की बात हो रही है, देन उसके बाद वो पैराग्राफ भी दिखेगा, वो सारी चीज़ देखेगी। मेरे सेमिनार जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, उस सेमिनार्स में मैं स्टूडेंट्स को जब पूछता हूँ कि ये टॉपिक जब आपको पढ़ाया गया था तब कौन से टीचर ने पढ़ाया था, उनका नाम क्या था, उन्होंने शर्ट कौन सा पहना था, उन्होंने जीन्स कौन सा पहना था, वो सारी चीज़ अगर आपको याद आ सकती है तो क्या आपको क्लासरूम में 2 साल तक जब आपने पढ़ा है, जब आपने रिवीजन किया है, जब आपने घर में कुछ ना कुछ पढ़ा है तो आपको याद आ सकता है या नहीं? यस और नो, यस और नो। थिंग इज दैट फर्स्ट टेक्निक ये है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ऑप्शन मत देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद चैप्टर, देन टॉपिक। ऑटोमेटिकली आंसर 2 में से एक आएगा, एक होगा ये आंसर है, दूसरा ये आंसर नहीं है। अगर आपको आंसर पता नहीं चल रहा है देन टेक्निक नंबर 2 यूज़ कीजिए। टेक्निक नंबर 2 आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है। हम इंसान हैं, इंसान को नेगेटिव चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको पूछूं कि अभी हम रेस्टोरेंट में जाए और क्या हम खाना नहीं खाएंगे, तो आप ऑन द स्पॉट बताएंगे कि भैया देखिए हमने कल चाइनीज़ खाया तो आज हमें पंजाबी खाना है या फिर कुछ और खाना है। उससे उल्टा अगर मैं पूछूं आपको पॉजिटिव कि आपको क्या खाना पसंद करेंगे, तो आपको मेन्यू चाहिए होगा, थोड़ा वक्त चाहिए होगा सोचने के लिए। तो सेम टेक्निक यू कैन यूज़ इन द सेकंड टेक्निक सॉल्विंग एमसीक्यूज़ कि क्वेश्चंस पढ़िए, 4 ऑप्शन देखिए, उसमें से 2 ऑप्शन जो है वो गलत है, वो निकाल दीजिए। 2 ऑप्शन गलत है वो निकाल दीजिए, 2 सही ऑप्शंस बच जाएंगे। फिर से वही टेक्निक यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट्स, चैप्टर, टॉपिक वाइज, आपको आंसर पता चल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस टेक्निक की वजह से आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे उसमें से 30% क्वेश्चंस आ सकते हैं। चाहे फिगर वाले क्वेश्चंस हो, कॉस्टिक्स वाले क्वेश्चंस हो, टेबल वाले क्वेश्चंस हो या पजल्स वाले क्वेश्चंस, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस इस टेक्निक की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू विल इंजॉय। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका साथ में वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट रिवाइज होगा 3 बार, रिवाइज होगा 3 बार। प्लीज़ इस ऐसी टेक्निक को यूज़ कीजिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। बच्चा जब पैदा होता है 9 महीने का होता है, 10 महीने का होता है, तो उसको 1 चम्मच दूध पीने में भी टाइम लगता है। वही बच्चा जब 11-12 महीने का हो जाएगा तो वही दूध 1 चम्मच से ज़्यादा, 1 कटोरी दूध जल्दी से जल्द पी जाएगा। तो सेम थिंग, अभी 1 महीना है, आपको बहुत सारी टेस्ट देने हैं, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको क्वेश्चंस अगेन मूवी के पूछूं तो आप जल्दी से आंसर दोगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगा आपका। डियर स्टूडेंट्स,